नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज बाजार में लगातार तीसरा सत्र है तेजी का और अच्छी चीज ये है कि जो दिग्गज स्टॉक से आज भी सहारा देने का काम कर रहे हैं। आईटी में भी हम देखने की अच्छी रौनक है। टेक महिंद्रा निफ्टी का टॉप गेनर करीब 4% के आसपास की मजबूती के साथ और लगातार इस शेयर में तेजी बनी हुई है। आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर हैं वो हरे निशान में है। इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले दोगुने से ज्यादा शेयर चढ़ने वाले जो शेयर हैं वो गिरने वाले शेयरों के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हैं। 1354 शेयर हैं एनएसई पर हरे निशान में, 623 शेयर हैं इस वक्त लाल निशान में। गिरने वाले शेयरों की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो बमुश्किल कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट हो। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी है 18,100 के आसपास, अच्छे से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है तेजी के साथ। सेंसेक्स में करीब 325 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक थोड़ी सुस्ती वहां पर जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक भी करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अडानी ग्रुप के शेयर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट में हम अच्छी तेजी आज देख रहे हैं। 2% के आसपास की मजबूती है इन शेयरों में। यो स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं, तो 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आसानी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज ईटी नाउ पर दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट, निवेश गुरु हम कह सकते हैं, रमेश दमानी का इंटरव्यू किया ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। उन्होंने क्या कहा, किन निवेशकों के लिए क्या सलाह दी, ये सब कुछ आपको बताएंगी पूजा। बिल्कुल, आज बड़े इन्वेस्टर्स और दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से हमारी बात हुई और जो बड़ी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू और इंटरेक्शन के दौरान कही, उसमें उनका कहना है बाजार पे कि तेजी आगे भी जारी रहेगी, तेजी पर पूरा भरोसा है और बुल मार्केट आगे भी कायम रहेगा। इसके अलावा भारत के इकोनॉमी पर भी वो बुलिश हैं और अभी सही समय है निवेश करने का, ये भी उन्होंने कहा है। और 1-2 साल के कम रिटर्न से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म नज़रिया आप बाजार में बना के रखें और जो 1-2 साल की वॉलेटिलिटी है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि अच्छे और कमज़ोर पीएसयूज़ में फ़र्क समझना ज़रूरी है। सेक्टर स्पेसिफिक उन्होंने और कहा है कि रेलवे और डिफेंस सेक्टर पे भी उनकी कमेंट्री आई है और उनका कहना है कि अभी काफ़ी सारे सस्ते शेयर्स हैं जहां पर की नज़र रखनी चाहिए। डेटा वाली कंपनियां और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की जो कंपनियां हैं वो भी उनको पसंद है और इसके अलावा फिनटेक, कंज्यूमर टेक से भी अच्छे प्रदर्शन का वो भरोसा कर रहे हैं। न्यू एज टेक कंपनी जो कि हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही हैं, काफ़ी खबरों में भी रही हैं, उसमें उनका कहना है कि सेल्स ग्रोथ मजबूत है, कैश फ्लो भी बेहतर है, तो इस सेगमेंट पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा महंगाई पर उनका कहना है कि महंगाई दर के और ऊपर जाने की आशंका अब नहीं है और आगे ये कंटेन होते हुए ही दिखाई देगी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उनके कुछ कमेंट्स आए हैं और उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुलबुला अब फूट चुका है। ये क्रिप्टो करेंसी पर उनके कमेंट्स। तो ये कुछ बड़े बयान, बड़ी कमेंट्रीज रमेश दवानी के साथ जब हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे तो उसके द्वारा ये कुछ कॉन्वर्सेशन में कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं और सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर आपको उनके व्यूज़ भी हमने बताए। लेकिन चलिए अब कुछ और भी हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं पैनल पर और हमारे साथ इस वक्त शेयर इंडिया के रवि सिंह मौजूद हैं और HOR स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। संतोष, सबसे पहले आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। लगातार 2 दिनों से हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और कल तो काफ़ी शानदार रिकवरी आखिरी कुछ घंटों में देखने को मिली और आज भी वो कंटिन्यू ही है। अब क्या ये जो तेज़ी आ रही है और जिस तरह से FIIs की एंट्री हो रही है बाजार में आने के लिए 18,200 के लेवल्स के लिए अब तैयार रहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो कल निफ्टी ने अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 17,950 क्रॉस किया है, जो इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, बजट डे का हाई भी इसी के आसपास था और 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं था। तो आज हमको एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन कल का डेटा इतना कन्विक्शन नहीं था। FIIs का जो डेटा था वो मार्केट साइडवेज इंडिकेट कर रहा था। तो वही है कि मार्केट तो बैंक निफ्टी ऊपर खुला, ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बैंक निफ्टी में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो व्यू तो बुलिश है, बट आज तेजी को
चेज नहीं करना चाहिए। कोई डिप मिलता है इंट्राडे में 18,000 के आसपास कभी निफ्टी मिलता है तो वो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। बैंक निफ्टी 41,500 के क्लोजर मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के चलते शायद 42,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करे। 42,000 के ऊपर टिकता है इनकेस अगर बैंक निफ्टी तो वहां 300 से 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। व्यू बुलिश है बट आज गैप अप के बाद शायद थोड़ा मार्केट साइडवेज हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंडेक्स पर ये व्यू। अब आगे बढ़ेंगे, सीधे आपके सवालों का रुख करेंगे। रांची से संजय कुमार का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है सीएससी लिमिटेड के 650 शेयर 87 रुपए के भाव पर, और डीसीएक्स सिस्टम्स के भी शेयर हैं 72 की संख्या है 207 रुपए के भाव पर। सीएससी 87 के भाव पर उन्होंने लिया है, 78 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे रवि, पावर स्टॉक्स में हमने कल देखा था कि टोरेंट पावर नतीजों के बाद बहुत तेजी से चल रहा था। हालांकि बाकी का अगर हम खेमे को देखेंगे तो कुछ खास उत्साह नहीं है, पिछले 6-8 महीने थोड़े सुस्ती भरे रहे हैं। सीएससी को लेकर आपका क्या व्यू है? 78 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी वोलेटिलिटी तो यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अब जो मार्केट में एक बुलिश टोन दिखाई दे रहा है उसमें पावर सेक्टर जो है वो एक लीडिंग सेक्टर यहाँ पर उभर कर निकल के आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खास तौर से इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो 78 रुपए के पास है, थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर है लेकिन आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर दे रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म में निवेशक हैं तो आपको 73 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके पोजीशन को रखनी चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है वापस से 90-95 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा लॉन्गर व्यू रखते हैं, 6 से 8 महीने के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको 100 से 110 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। सीएससी का बने रहने की सलाह है, लेकिन डीसीएक्स सिस्टम्स पर क्या राय देंगे रवि? क्योंकि आप देखिए 3 महीने पुरानी ये लिस्टिंग है, 3-4 महीने पुरानी, और अब इसका भाव जहां पर लिस्ट हुआ उससे आधी के आसपास रह गया है। 207 की इनकी खरीद है, थोड़े से लोअर लेवल पर लेने की कोशिश की है लेकिन वहां से भी शेयर फिसल गया। कारोबार इसका किस तरह का दिख रहा है आपको? और निवेशित रहें, थोड़ा समय दें, या फिर आगे धोखा ही होगा? और देखिए 42% का धोखा तो 3 महीने में मिल चुका है, 1 महीने में 26% का धोखा मिल चुका है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही इन्वेस्टर की बातों को समझ लेते हैं। मुझे लगता है एक बार एग्जिट होना ज़्यादा समझदारी है। ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ पर अभी अग्रेसिव तरीके से कुछ नंबर्स में भी नहीं देखने को मिल रहा, चार्ट्स में भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक उम्मीद थी जिसके बेसिस पे ये स्टॉक इतनी अपर साइड पे लिस्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं से अपने लूप से हट गया है। अगर ओवरऑल नंबर्स की बात कर लें तो आपको जो जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए, ग्रोथ यहाँ पर कम होती हुई नजर आई, पैट में भी काफी हद तक इम्पैक्ट है, तो अभी वैल्यूएशन थोड़ी और गिर सकते हैं, यानी 120 के लक्ष्य अभी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि 120 के स्टॉप लॉस से चाहे तो बने रहे, लेकिन वैसे सलाह यही होगी कि आप निकल जाइए, अदर स्टॉक्स की तरफ जाइए। तो आपके पास बहुत से ऑप्शन इस समय, अभी पावर सेक्टर की बात हो रही थी, टाटा पावर ज्यादा अग्रेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छा स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते तो आपको इस लेवल पे मुझे लगता है कि एसबीआई ज्यादा अच्छा यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स में से किसी में स्विच करिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए जिससे कि आपका पैसा बचा रहे। ओके, तो ये राय डीसीएक्स सिस्टम्स पे आपको दी गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अब फेसबुक पर हमें सवाल आया है ताहा यासीन जी का। गुजरात से हैं ये, और इन्होंने एलेम्बिक लिमिटेड में खरीदारी की हुई है। 400 शेयर्स 117 के भाव पर लिया हुआ है। संतोष, क्या करें, काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये स्टॉक चला तो काफ़ी था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2021 के बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। इस गिरावट में ही इन्होंने भी शायद एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ और स्टॉक उसके बाद और ज़्यादा टूट गया। 20,000 के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। क्या और गिरावट आपको नज़र आ रही है एलेम्बिक में, या फिर कुछ रिकवरी के लिए बने रहना चाहिए? स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक है, काफी लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। हालांकि स्टॉक का एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 60 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं कि बाउंस बैक दिखाएगा, लेकिन फिर भी 60 रुपए के ऊपर जब तक है आप होल्ड करिए, 60 रुपए का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए। लेकिन ऊपर अगर कोई बाउंस बैक मिलता है आपको 90 रुपए के आसपास, कभी किसी वजह से तेजी आ जाती है, तो वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तेजी मुझे इसमें नजर नहीं आती। ठीक है, एलेम्बिक पर ये व्यू। पंजाब से सचिन हमारे साथ हैं। सचिन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको?
हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरे पास ना RVNL के 1000 शेयर है और बाइंग रेट है 40। तो मैं इसके लिए यानी कि अभी 5 ईयर रुक सकता हूँ, और क्या इसमें आगे सिप करनी चाहिए कि नहीं? सचिन, पहले तो आपको बहुत बधाई। देखिए, आप बिल्कुल सचिन जैसा आपके नाम है और वैसे आपके शेयर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है, चौके छक्के लगाए हैं काफ़ी अच्छे से। 45 वाला शेयर देखिए 70 रुपये के आसपास तो है इस वक्त। हालांकि हमने इसमें 80-85 रुपये के आसपास तक के भाव देखे थे। लेकिन रवि, RVNL या फिर जो बाकी रेलवे के स्टॉक्स हैं, IRFC समेत और भी स्टॉक्स हैं, हमने नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ रफ्तार देखी, लेकिन अब थोड़े ना हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में जा रहे हैं। ऊपर से करीब करीब 15-15, 20-20% नीचे भी आ गए हैं। RVNL हालांकि इनका जो टेन्योर है वो लंबी अवधि का है। आप क्या सलाह देंगे? ठीक स्टॉक है, निवेशित रहें? देखिए, मुझे याद आता है अभिषेक जी की जब बजट से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें सबसे फेवरेट लिस्ट पे था कि आप इस समय रेलवे के स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट रखिए। आपको रेलवे के बजट आते आते आपको 10-12% के रिटर्न, और उसके बाद भी ये रिटर्न कांस्टेंट देगा। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हावी है। अगर पैसे की जरूरत है, निकालना है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर कम कर सकते हैं, यानी कि 50% मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक को छोड़िएगा नहीं। अभी स्टॉक जहां पर चल रहा है यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि थोड़ी ओके, ठीक है। तो ये राय RVNL पर आपको दे दी गई है। हम वापस से रवि से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और भी सवाल शामिल कर लेते हैं। फेसबुक पर उत्तर प्रदेश से जयप्रकाश जी ने सवाल भेजा है। इनका सवाल है एलिन इलेक्ट्रॉनिक पर 1200 शेयर्स इन्होंने 219 पर लिया हुआ था। काफी पहले की खरीद लग रही है ये, और तब से स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार टूट ही रहा है। अभी तक करीब करीब 30% की गिरावट ऑलमोस्ट इनके स्तर से देखने को मिल चुकी है। भारी नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। संतोष जी, आपसे पूछना चाहेंगे अभी क्या करें? लॉस बुक कर लें या फिर 2-3 महीने किसी बाउंस का इंतजार करना चाहिए इन्हें स्टॉक में? स्टॉक का नाम क्या बताया था पूजा? स्टॉक का नाम? एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे ट्रैक करते हैं क्या आप? नहीं, मेरे ट्रैक में नहीं है। आई थिंक BSE का स्टॉक है। ओके। ELIN अगर आप ट्रैक करते हैं तो बताइए, नहीं तो रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप ट्रैक करते हैं क्या इस कंपनी को, एलिन इलेक्ट्रॉनिक? ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल अप्लायंसेस की, और इनकी जो खरीदारी है ये काफ़ी पहले की जान पड़ रही है, उसके बाद से इनको नुकसान भी हो रहा है भारी। क्या आउटलुक बन रहा है आपका कंपनी पे? ये तो सीधा सीधा सवाल है इनका कि लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर 2-3 महीने किसी भी रिकवरी का वेट करें? देखिए, एलएम इलेक्ट्रॉनिक इस समय 157-58 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया कि कंपनी बहुत छोटी है, इसीलिए थोड़े से स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इन्होंने 219 पे खरीदा है और इस समय करंट भाव देखते हैं तो थोड़ा यहाँ पर करेक्शन मार्केट पे भी है, उसका भी असर है। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा मूव कर सकता है अपसाइड। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएट लॉस बुक कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। 180 और 200 के पास आता है तो आप वापस ईटी स्वदेश पे एक बार कांटेक्ट जरूर करिए। पोजीशन रखनी है नहीं रखनी है उस टाइम पे ज्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। अभी के उसमें थोड़ा मोमेंटम अपसाइड का है तो थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये व्यू पुणे से ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर मेरे पास जेवन इंटरनेशनल शेयर है और टोटल 600 क्वांटिटी है सर, और मेरा बाइंग प्राइस है 189 की खरीद है, 154 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी तो सॉलिड है, अच्छी फ्रेंचाइजी है ये यम ब्रांड की। KFC, पिज़्ज़ा हट जैसी ये ब्रांड ऑपरेट करती है देवयानी इंटरनेशनल। लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया होगा ओम प्रकाश जी को। 188 वाला जो शेयर है अब उनके भाव का, वो 154-55 रुपये पर आकर ये ट्रेड कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोई साइंस दिख भी नहीं रहे हैं। 52 वीक का जो लो है 141 रुपये के आसपास का है, उसके आसपास ही ये टिका हुआ है। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्या सलाह देंगे आप इस पर?
इस स्टॉक की बात करें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में, हालांकि कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन 140 से 150 का जो एरिया है यहीं से पिछली बार भी अच्छे बाउंस बैक देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में 175 के आसपास मिलता है तो फिर वो आपके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये राय देवयानी इंटरनेशनल में है आपके लिए। अब अगला सवाल ले लेते हैं। और ये हमें आया है इंस्टाग्राम पर आकाश जैन जी का। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, ये स्टॉक इनके पास है। 371 शेयर्स 267 के भाव पर है इस वक्त। IEX को देखेंगे तो ये 135 के पास कारोबार कर रहा है और इनको 48,000 से ज़्यादा का नुकसान इस स्टॉक में हो रहा है। भारी नुकसान झेल रहे हैं ये, क्योंकि और हम देख भी रहे हैं कि ये पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। बीच में चला भी था काफ़ी ये शेयर, लेकिन उसके बाद से गिरावट में भी जिन लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। 21-22% ये स्टॉक टूट चुका है पिछले 6 महीने में अगर चार्ट देखेंगे तो। रवि, क्या करना चाहिए IEX में? नुकसान इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कुछ उम्मीद है IEX में अच्छी रिकवरी की, या फिर निकल जाए लॉस बुक करके? देखिए पूजा जी, IEX के बारे में बताऊं तो आपको ये डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से निगेटिव टेरिटरी में चल रही है और इसने बड़ा कंज्यूमर को बहुत धक्का दिया। बिकॉज ये स्टॉक काफी अग्रेसिव तरीके से अपसेट चल रहा था और अब डाउन जोन में है और लगभग पिछले 6 महीने से स्टॉक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे स्टॉक देखते हैं तो मुझे लगता है आपको JK टायर की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। इस समय 150 के आसपास, 134 के आसपास यही स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है उसकी तरफ मूव कर जाइए। वो शायद ज्यादा यहाँ पर अच्छे रिटर्न दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि ये मार्केट पे अभी खड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट नहीं है, इसलिए इस स्टॉक में अगर बने रहते हैं तो मुझे लगता है रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो पूजा जी, मुझे लगता है कि एक बार अगर ट्रेन चेंज करें, व्हीकल चेंज करें तो आप आगे बढ़ने में शायद मदद मिल सकती है। ठीक है, JK टायर पर ये व्यू। रवि का आगे बढ़ेंगे। संतोष यादव का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। उनके पास है ट्राइडेंट के 1000 शेयर 46 रुपए के भाव पर। 32-30 रुपए के आसपास के भाव इसके रह गए। देखिए 32 रुपए के आसपास का भाव है, 46 पर खरीदा है इन्होंने। और ये शेयर 2022 तो इसके लिए ठीक नहीं गया, 2021 इसके लिए बहुत अच्छा था। वहां पर लगातार हमने अपर सर्किट लगते हुए देखे थे, लेकिन 2022 में 65-70 वाला शेयर 28 रुपए 30 रुपए के आसपास आ गया था। अब वहां पर हम देख रहे हैं कि एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश है। ये शेयर ना तो यहाँ से गिर रहा है ना तो चल रहा है, लेकिन आगे का भविष्य क्या है इसका, ये समझते हैं। रवि बताइए, ट्राइडेंट भरोसा बनाए रखें क्या? क्योंकि ये नुकसान तो झेल रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कम से कम इस रेंज के पास टिकने की कोशिश में है ये शेयर। देखिए 46 रुपए की बाइंग है, 32 रुपए चल रहा है और आपने बिल्कुल अभिषेक जी सही बताया कि 30-32 रुपए के पास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ये है कि लॉस बुक करने कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें, एक बार पुल बैक आएगा, वापस से 48 और 46 रुपए के भाव आते हैं तो फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार वापस से अभिषेक जी को टैग करिएगा, चाहे ट्विटर पे चाहे फेसबुक पे, वहां पे फिर से एक बार राय लीजिएगा। लेकिन ये पुल बैक अभी कर सकता है, इसलिए वेट कर लीजिए। नीचे साइड में एक अगर स्टॉप लॉस डालना है 27 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये राय ट्राइडेंट पर आपको दे दी गई है। एक और होटल स्टॉक्स पर ही सवाल आया है इंस्टाग्राम पर प्रशांत जी का। इनका सवाल लेमन ट्री पर है। 200 शेयर्स 77 के भाव पर लिया हुआ है। हाल ही की खरीद लग रही है। हल्का मुनाफा भी इनको हो रहा है और अभी बीच में स्टॉक कंपनी के नतीजे भी आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले थे। संतोष, क्या लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं लेमन ट्री में और तेजी के लिए क्या वेट करना चाहिए इन्हें? यस, लेमन ट्री की बात करें तो इसने अपना एक बहुत अच्छा बेस बना लिया अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, जो अराउंड 73 के लेवल के आसपास है। पिकअप करना अभी बाकी है और मुझे लगता है इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जैसे स्टॉक ये 84 का लेवल क्रॉस करेगा हमको फिर से इसमें ट्रिपल डिजिट के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो फॉर टाइमिंग होल्ड कीजिए। आप स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो पोजिशनल बेसिस पे 72 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 72 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेमन ट्री होटल में बने रहने की सलाह संतोष की। उत्तर प्रदेश से अब गिरीश को जोड़ेंगे अपने साथ। गिरीश जी नमस्कार सर। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आप फोन किया आपने और कौन सा सवाल है आपका?
सर मैं हाथरस से बोल रहा हूँ, यूपी से। और मेरा बैंक ऑफ इंडिया पे सवाल है। 200 शेयर है मेरे पास 52 रुपए की। अब ये 103 रुपए पर गया है, उसके बाद ये अपना हाई कब तोड़ेगा? ठीक है, 52 रुपए की खरीद है, 80 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और जो मिड कैप साइज के जो सरकारी बैंक है, हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यूफोरिया देखा था। लेकिन ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि हल्का हल्का प्रेशर वहाँ पर आ रहा है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर जो हमारे बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू है वो इंटैक्ट है कि यहाँ से तेज़ी होगी, क्योंकि आंकड़े अच्छे रहे हैं और आगे बिजनेस के मौके भी बनेंगे, जिस तरह से कैपेक्स पर सरकार ने जोर दिया है बजट में। यहाँ पर संतोष, आपको लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट अभी अच्छे ही बने हुए हैं और यहाँ से थोड़े ऊपर के लेवल और आ सकते हैं अभी? बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो करेक्शन हमने देखा है, सभी पीएसयू बैंकों में करेक्शन देखा है, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया भी स्टेबल हो रहा है, बेस बना रहा है। एक पुराना स्विंग लो भी अराउंड 76 के आसपास था, वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस है कि शायद यहाँ से उछाल मार सकता है। अगर 74 का लेवल होल्ड किया, ऊपर में 82 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमको 88 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं वो भी आ सकता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और लेकिन 74 का माइंड में स्टॉप लॉस भी रखे, क्योंकि इन केस अगर 74 के नीचे फिसलता है तो फिर शायद हमको कोई हेल्दी करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया में आपको ये राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर पर सवाल आया है राजेंद्र जी का। स्पाइस जेट है इनके पास 4000 शेयर्स 78 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, और इस लेवल पर तो जिन्होंने भी स्पाइस जेट में एंट्री की थी सभी परेशान हैं। और इन्होंने तो पैसे भी काफ़ी लगा दिए थे इस कंपनी में, 4000 शेयर्स ले लिए हैं और इनकी खरीदारी से लगभग आधे से भी कम हो चुका है ये स्टॉक स्पाइस जेट। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, एविएशन स्पेस तो वैसे भी अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, ऐसे में इंडिगो स्पाइस जेट लगातार हम देख रहे हैं प्रेशर बना ही हुआ है। स्पाइस जेट के लिए क्या आउटलुक है आपको, अगर स्पेसिफिकली पूछे तो? अभी निकल जाएं और मुनाफा बुक करके, और कोई और भी स्टॉकिंग को सुझाइए जिससे जो नुकसान हो रहा है इन्हें भरपाई हो सके इसकी। देखिए पूजा जी, स्पाइस जेट की आप टिकट लीजिए, सवारी करिए, लेकिन स्टॉक की सवारी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर इसमें अभी फंडामेंटल चेंजेस नहीं नजर आ रहे कि आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दे पाए। तो मेरा पहला तो सजेशन यही होगा कि आप इस तरीके के जो कई बार हमने प्रोग्राम्स में आपके साथ पूजा जी और अभिषेक के साथ भी डिस्कशन हुआ है स्पाइस जेट को लेकर के, और कहा है कि पर्सनल फीलिंग के साथ इन्वेस्टमेंट मत करिए, रिटर्न से प्यार करिए, रिटर्न को पाने के लिए करिए। यहाँ पर ये स्टॉक थोड़ा सा आपको पेन अभी और दे सकता है, लेकिन इसी के पास अगर यहाँ पर अब चूंकि ये 31-32 रुपए चल रहा है, तो आपसे कहूंगा कि आप 200-300 रुपए का स्टॉक बाय करिए, तो शायद वो आप नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी बैंकिंग सेक्टर की चर्चा हो रही थी और वहां पर कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कि अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आप दूसरा अगर देखते हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही थी 78 रुपीज का, आप इसको ले सकते हैं। अगर थोड़े बड़े में लेना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकते हैं। इस तरीके के स्टॉक में निवेश करिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, चार्ट्स में भी अच्छे हैं और लंबा व्यू है। तो मुझे लगता है ये आपकी रिकवरी भी जल्दी कर देंगे और आपका पेन जो अभी लॉस पे है वो भी आपका बच सकेगा। ठीक है, तो विकल्प सुझा दिए हैं आपके लिए रवि ने कि कहां पर आपको निवेश करना है। लेकिन अब नागपुर की से विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए आपको? सर मेरे पास बजाज फिनसर्व के 50 शेयर है 1638 रुपए के भाव से, और एक शिवा सीमेंट है 1638। हाँ 1638, और एक सर एक शिवा सीमेंट करके है जो 20 रुपए के भाव से मेरे पास 500 शेयर है। कौन सी कंपनी आपने बताई? शिवा? सर लंबी अवधि के लिए शिवा। कौन सी कंपनी आपने दूसरी बताई? शिवा सीमेंट। शिवा सीमेंट है आपके पास? ठीक है, शिवा सीमेंट पर भी व्यू लेंगे और पहले बजाज फिनसर्व की चर्चा करते हैं। 1638 के भाव पर है और बजाज फिनसर्व हम देख रहे हैं कि 1425 रुपए के आसपास है। हालांकि ये बजाज फिनसर्व के जो नतीजे आए थे वो ठीक आए थे। बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन बजाज फिनसर्व के ठीक थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये शेयर कहीं ना कहीं एक रेंज में अब आ गया है, लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन संतोष, आपका क्या व्यू है बजाज फिनसर्व को लेकर? ये शेयर यहाँ से और चलेगा, इनके भाव आएंगे, क्या आपको भरोसा है इसका?
यस अभिषेक, स्टॉक तो बहुत अच्छा है लेकिन एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, लोअर लेवल से बाउंस बैक भी आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 1450 से 1500 का जो एरिया है वो क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। पहले वहां पे थोड़ा हमको शायद अटकते दिखेगा और शायद अगर लेकिन फिर कोई करेक्शन आता है अराउंड 1360 1350 के आसपास तो वो एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो लेकिन 1500 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा, फिर इनके लेवल्स आते दिखेंगे। लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इनके लेवल इनको डेफिनेटली आते दिखेंगे। आज फिनसर्व को होल्ड करने की सलाह है। विकास, आप शिवा सीमेंट का भाव बता पाएंगे हमें? विकास जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो शिवा सीमेंट आपने किस भाव पर लिया है, इसकी जानकारी देंगे? सर 20 रुपए में खरीदा था शिवा सीमेंट। 20 रुपए पर आपने खरीदा है और ये शेयर देखिए 52 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आप लकी इन्वेस्टर हैं कि मिड कैप सीमेंट में आपको फायदा हो रहा है। अदरवाइज तो क्या है कि इस साल अगर हम सिर्फ अगर 2023 में अब तक के 1.5 महीने की बात करें तो मिड कैप में लोगों को नुकसान हुआ है। रवि, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्ले आउट हो रही है कि हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्पेस में जो सीमेंट कंपनियां हैं वहां पर उत्साह नहीं आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने बड़े कैपेक्स का ऐलान किया गया है। यहाँ से हाउसिंग सेक्टर की तस्वीर अच्छी होने वाली है, इंफ्रा को लेकर काफ़ी खर्च होने वाला है, लेकिन मिड कैप सीमेंट में प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं? एक तो ये भी आप राय दीजिएगा। और चूंकि विकास जी को काफ़ी फायदा हो रहा है, इनके 20 वाला शेयर तो 52 रुपए का है, तो इनको क्या करना चाहिए? अभिषेक जी, पहले तो विकास जी बहुत बहुत मुबारक, आपने शेयर पे प्रॉफिट कमाया है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे बात करते करते इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक आपको आपके प्रॉफिट को आगे कम कर देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर्स आप वापस अगर एक बार जाके देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दिसंबर 2021 में 4 करोड़ का लॉस, दिसंबर 2022 तक अगर आते हैं तो 25 करोड़ का लॉस हो चुका है। और कंपनी आपके तुक्के 4 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, स्पेकुलेटिव स्टॉक है, ज्यादा कुछ इसमें फंडामेंटल यहां पर नहीं है। 50 रुपए के पास ही अभी हमने बात करी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, आप उस पर जाके निवेश कर लीजिए तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा, यहां से कम हो जाएगा। दूसरी बात, सीमेंट सेक्टर की बिल्कुल आपने सही कही। देखिए हुआ ये कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट यहां पर आ रही थी, गवर्नमेंट ने जब बजट पे यहां पर अनाउंसमेंट करी, तो उससे पहले काफी हद तक स्टॉक जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपसाइड के मोमेंटम पे थे। और अब अगर देखते हैं तो जो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड यहां पर निकल के आ रही है, खासतौर से सीमेंट सेक्टर को लेकर के और रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर के, तो कंपनीज को सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और वही उनकी बुक में साफ साफ नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप बड़े दिग्गज कंपनियों को भी देख लीजिए, यहाँ पर एसीसी अंबुजा को देख लीजिए या फिर श्री सीमेंट को देख लीजिए, तो इनमें भी थोड़ा सा अपर वर्ल्ड पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जुलाई तक ये सेक्टर थोड़ा सा सीजनल सेक्टर रहेगा और यहां से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो विकल्प आपको बता दिया गया है कि अगर आपको सीमेंट स्पेस में रहना है तो शिवा सीमेंट से निकल जाइए, श्री सीमेंट में आप स्विच कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर विकल्प हो साबित होगा। चलिए, कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल क्या होता है? जब भी फ्यूचर्स के भाव अगर आपको जाने कि भविष्य में किस तरह की चाल रहेगी, उसके संकेत आपको इंडिकेटर्स के जरिए मिल जाते हैं। शेयर हो या कमोडिटी, दोनों के ही मूवमेंट का पता आपको इस इंडिकेटर के जरिए लग जाता है। और जो खास जो इंडिकेटर्स है उसमें जो पॉपुलर इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेज है, RSI है, MACD है, सुपर ट्रेंड है, बॉलिंजर बैंड्स है, और ये कुछ खास इंडिकेटर्स आपके लिए मिलेंगे। मूविंग एवरेज और MACD और RSI ये सबसे अहम इंडिकेटर्स है। आप जब भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें तो लैगिंग और लीडिंग दोनों तरह का करें। लैगिंग क्या होता है कि आपको ट्रेंड के साथ लेकर जाएगा, लीडिंग आपको पहले से ही संकेत दे देगा कि आपको क्या करना है, यानी पहले से ही आपको संकेत देगा, तब उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, जो लेवल है 80 के अगर ऊपर गया तो ओवरबॉट है, 20 के नीचे ओवरसोल्ड है। इसके हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट में मोमेंटम के साथ रिवर्स
रिवर्सल कब आने वाला है, इसकी भी जानकारी इसके लेवल से, स्टोकेस्टिक के लेवल्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं। कमोडिटी चैनल इंडेक्स बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस, यानी जो ट्रेंड है, ट्रेंड से किस तरह का डाइवर्जेंस देखने को मिला, किस तरह से उल्टी चाल देखने को मिला, उसके संकेत मिल जाते हैं। RSI काफी पॉपुलर है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, इसकी जानकारी दे देता है कि बाजार में किस तरह की स्थिति बन रही है, और वो उस लेवल पे जाके आपको खरीदना है। जब ओवरसोल्ड हो तब जाके आपको खरीदारी करनी, ओवरबॉट जब हो रही है तो आप बेचकर निकलने की कोशिश करें। लैगिंग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज सबसे सिंपल है, प्राइस ट्रेंड के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के लेवल आपको ये बता देता है। MACD स्टॉक प्राइस के दो मूविंग एवरेज के एक रिलेशनशिप को ये दर्शाता है, और ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर्स के तौर पर ही आता है। तेजी या मंदी के ट्रेंड में कमजोरी या मजबूती के संकेत ये आपको लैगिंग इंडिकेटर्स देते हैं। बॉलिंजर बैंड जो तीसरा लैगिंग इंडिकेटर्स है, ये भी आपको तेजी और मंदी के साथ ब्रेकआउट का संकेत दे देता है। लेकिन अब सबसे पहले जो खास इंडिकेटर्स और ट्रेंड इंडिकेटर्स में कौन कौन आते हैं, जो ट्रेंड को बताता है, उसमें मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक सार है जो ट्रेंड इंडिकेटर के में आते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स MACD, RSI और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है ADX, ये मोमेंटम इंडिकेटर। ऑसिलेटर्स कौन से होते हैं? वॉलिटिलिटी इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड, एवरेज ट्रू रेंज और डॉन्चियन चैनल है, ये आते हैं वॉलिटिलिटी इंडिकेटर्स में। वॉल्यूम इंडिकेटर्स में आते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम, मनी फ्लो इंडेक्स। तो एक खास इंडिकेटर्स है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी पाठशाला से आपको समझ में नहीं आएगी, ये बेसिक है, आप इसकी पढ़ाई करें फिर ट्रेडिंग में उतरे तो आपको बेहतर मजा आएगा और मुनाफे भी होंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो बाजार में आपको काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन कौन कौन से इंडिकेटर्स क्रूशियल हैं, किस पर आपको खास तौर पर फोकस करना चाहिए, वो विश्वों ने आपको बता दिया है, और ये बता भी दिया है कि शायद इस छोटे से पाठशाला समझ में आया, लेकिन ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि नज़र आपको कहाँ पर रखनी है। तो आप उसको स्टडी कीजिए और आप बाजार में उसको अप्लाई करके पैसे भी कमा सकते हैं। हरियाणा से प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर जी सर मेरा देश स्टील से 217 शेयर लिए थे सर। 217 शेयर भाव आपके प्रकाश जी? हाँ सर, 217 शेयर मेरे कम से कम भी 11-12 वर्ष पहले जिंदल जो कंपनी था ना सर, उसने ये अलॉट करे थे सर अपने एम्प्लॉयरों को देने के लिए सर। अच्छा, ओहो। हाँ सर, तो वो शेयर अभी मतलब वो बहुत साल हो गए सर, उसका ये ट्रेड नंबर भी दिया था सर जी, ये कोड था सर NIR 0169 सर। आप इसको प्रकाश जी आपने डीमेट होपफुली आपने डीमेट करवाया थे इसको? सर मैं यही समझ नहीं पाया सर, हम तो कम पढ़े लिखे थे, उस कंपनी में भाई हमने पैसा क्लियर भर दिया था। अब छत्तीसगढ़ रायपुर में था सर जी, नवीन जी का प्लांट, उसमें थे सर, और फिर वो पैसा भर दिया तो बोले भैया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे ऐसे। देखिए प्रकाश जी, इसकी प्रक्रिया होती है जैसे कि हमारे बैंक खाते होते हैं ना, उसी तरह से शेयरों को रखने के लिए डीमेट खाते होते हैं। तो पहले फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स होते थे, उसके पेपर्स इशू किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अगर आपको इसको ट्रेड करना हो या फिर अगर आप उसको बेच के एनकैश करना है तो उसको डीमेट फॉर्म में यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कराना बेहद ज़रूरी है। अब तो अगर आपने वो प्रोसेस अभी तक कराया नहीं होगा तो ये पहले करवाना होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि आप किसी अपने जो नज़दीकी कोई ब्रोकर हो, स्टॉक ब्रोकर, उसके पास पहुंचिए, पूरी प्रक्रिया समझिए और उसके बाद पहले उसको डीमेट करवाइए, क्योंकि 10-12 साल पहले आपको अलॉट हुए हैं और आपके पास शायद उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हम एक बार रवि से पूछते हैं। रवि, ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनके पास ऐसे कंपनियों के शेयर आते हैं, कंपनियां उनको अलॉट कर देती हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। हालांकि देखिए 217 की संख्या है और अगर इस भाव को ही माने 245, हालांकि मेरा मानना है कि इससे भी कम भाव पर रहा होगा शेयर वो, क्योंकि इससे काफ़ी कम भाव पर रहा होगा वो। और अभी क्या करना चाहिए? 600 रुपये के आसपास का शेयर है, अच्छे से चल रहा है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी को बीट किया। अगर हम 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो क्या सलाह देंगे आप प्रकाश जी को? देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही बताया और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन भी इन्वेस्टर के पास
ये स्टॉक हैं या फिर जिनके पास डिजिटलाइजेशन फॉर्म में नहीं है, पेपर फॉर्म में है, सबसे पहले उनको किसी भी ब्रोकिंग हाउस में जाइए, आप वहां पर जाकर के उसको डिजिटलाइजेशन यानी डीमैट फॉर्म में उनसे आप, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ जाकर वहां पर केवाईसी करनी है, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है और सारा प्रोसेस आपका ब्रोकर करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको बस जो डॉक्यूमेंट है उनकी पूरी फाइलिंग कर देगा, तो आप इजिली अपने डीमैट में कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए इस समय स्टॉक काफी अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है और स्टील सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी यहां से और बढ़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 750 और 800 तक के लेवल ये दिखा सकता है, तो जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिनके पास है उनको भी यहाँ पर अभी थोड़ा सा समय इस स्टॉक को और देना चाहिए। रवि, एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, देखिए ऐसे तमाम लोग होते हैं और शायद आइडिया नहीं होता है कि करना क्या है। हरियाणा में है प्रकाश जी, आप दिल्ली में हैं, अगर उनका काम वहाँ नहीं होता तो आप इनकी मदद कर पाएंगे अगर आपके पास पहुँचते हैं तो? जी बिल्कुल, मेरी कंपनी शेयर इंडिया है और आप इसमें मदद ले सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर्स आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे, मेरे भी आपको डिटेल मिल जाएगी। आप बिल्कुल हमारे पास आइए, हम आपको इसमें पूरी मदद करेंगे। ज़रूरी आपके लिए ये है कि पहले इन स्टॉक्स को डीमैट करवाइए, बहुत ज़रूरी है वो, बिना समय गवाए किसी भी नज़दीकी ब्रोकर के पास आप पहुंचिए। आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये 12 साल के एग्जैक्ट जब से आपको शेयर अलॉट हुए हैं उसके बाद के भाव हैं, तो 300% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे ये शेयर में, जिंदल स्टील में। यानी कि आप जो शेयर उस वक्त था वो 50-55 रुपए के रेंज में रहा होगा और अब ये बढ़ के अब देखिए 600 रुपए के आसपास पहुंच गया है कहीं ना कहीं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कमाई हो रही होगी, आपको अच्छी खासी आपकी वेल्थ इकट्ठी हो गई है। लेकिन बशर्ते कि आप उसको पहले डीमेट करवाइए और डीमेट करा के आपकी इच्छा है आप उसको ट्रेड कीजिए, ट्रेड करना चाहते हैं उसकी भी प्रक्रिया समझ लीजिए, या फिर बेच के चाहें तो आप इसको प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे। फेसबुक से सतीश का सवाल आया है और इनके पास है EKI एनर्जी के शेयर, 200 की संख्या है, 589 रुपए के भाव पर। 589 वाला शेयर इनके भाव के आसपास ही कहेंगे, 20-25 रुपए 30 रुपए नीचे है ये, 568 के आसपास है। क्या सलाह होगी आपकी इस पर संतोष जी? EKI एनर्जी आप ट्रैक करते हैं, क्या सलाह देंगे आप? इस स्टॉक की बात करें तो टेक्निकली बात करना तो सही नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर इसने बहुत बड़े रिटर्न दिए थे इन्वेस्टर्स को, कई लोग इसमें हाई लेवल पर ट्रैप हुए हैं। रिसेंटली एक किसी फर्म ने इस पर रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है जिसमें कई सारे रेड फ्लैग्स हाईलाइट किए हैं। तो वैसे तो लोअर सर्किट पे चल रहा है तो निकलना मुश्किल है, बट जब भी निकलने की अपॉर्चुनिटी मिले मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। स्टॉक काफ़ी रिस्की है, तो बेटर होगा ऐसे स्टॉक से आउट होकर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रंट लाइनर या क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाए, यहाँ काफ़ी रिस्क नज़र आता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं पिछले एक हफ्ते में ही स्टॉक करीब 50% टूट चुका है और इन्होंने भी शायद इसी गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ऑडिटर कंसर्न रेज कर चुके हैं, जो कि संतोष अभी बता रहे थे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, निकलने की कोशिश कीजिए। लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, कोई भी मौका मिलता है स्टॉक से निकल जाएं। अभी भी समय ज़्यादा समय नहीं निकला है, आपकी खरीद के पास ही है, तो लॉस बुक करके निकलने की राय। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी अहम नतीजे हैं जिन पर कि हमारी नज़र है। वैसे रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अहम नतीजे आना बाकी हैं, जैसे कि नेस्ले इंडिया। आज इस कंपनी के नतीजे आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुमान क्या है नतीजों से, और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए, नेस्ले के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नेस्ले के नंबर्स देखे जाए तो ये टाइम एक्सपेक्टेड है कि नेस्ले की जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो अराउंड 15% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। और प्रॉफिट्स अभी ऑप्टिकली देखिए तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, पर भूलिए मत क्योंकि लास्ट टाइम एक एक्सेप्शनल लॉस था जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है लास्ट प्रॉफिट में, तो उसकी वजह से वो 230 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था। अगर वो इंक्लूड हो जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ म्यूटेड होगा, उसकी वजह से ये अभी दिख रहा है 61% का ग्रोथ। उसके अलावा EBITDA की बात करें तो EBITDA और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस EBITDA में अराउंड 9% की ग्रोथ है एक्सपेक्टेड,
एक्सपेक्टेड, वाइल मार्जिन्स कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की लगभग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है और इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 21.7% पे। नाउ रेवेन्यू की बात करें तो जो सपोर्ट कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को वो है प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए हुए थे, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन भी है जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को। उसके अलावा जो मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम वो कंटिन्यू रहेगी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगी, तो वो कमेंट्री क्या आ रही है उसके ऊपर, वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। दोनों इंडिया और एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर में कमेंट्री क्या आ रही है, जो रिकवरी क्या है ट्रेड चैनल्स में, रूरल डिमांड की क्या कमेंट्री आ रही है, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइंस क्या है कंपनी के लिए, और लास्टली डिमांड ट्रेंड क्या है स्पेशली पैकेज फूड आइटम्स के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नेस्ले के नतीजे आने वाले हैं और कुछ एक आध कमेंट्री होगी जिसमें कि हमारी नजर रहेगी। मार्जिन पर असर इस बार देखने को मिल सकता है, अगर उससे भी ज़्यादा दबाव आया तो फिर स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नतीजों के पहले स्टॉक इस वक्त सपाटी कारोबार कर रहा है, इनफैक्ट हल्की लाल निशान में कारोबार कर रहा है नेस्ले का स्टॉक। संतोष, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, नेस्ले नतीजों के पहले कोई ट्रेड इस वक्त आपको नज़र आ रहा है या फिर नतीजा पहले आप वॉच करेंगे? वैसे देखा जाए तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो 18,800 रिस्क एक सपोर्ट लेवल है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफी फेवरेबल बनता है, बट मोमेंटम नहीं है। तो जो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 18,800 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 19,800 पहला टारगेट और 19,800 क्रॉस करता है तो शायद हमको 20,400 20,600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन केस रिजल्ट में कुछ कमजोरी आती है और स्टॉक 18,800 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर शायद थोड़ी सी कमजोरी बढ़ सकती है स्टॉक में, हमको शायद 18,000 18,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेस्ले नतीजों से पहले थोड़ी सी सुस्ती के संकेत दे रहा है और कल भी हमने देखा था कि एफएमसीजी स्पेस में कल कमजोरी का रुख था। आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, मोहन जी का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है, इनके पास अडानी पावर के शेयर 200 भाव है 260, लेकिन अब 160 के भी नीचे, इनफैक्ट 150 के नीचे जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रवि, अडानी पावर या फिर अडानी ग्रुप के जो सारे स्टॉक्स है वहाँ पर कहानी सेम है, ख़ास तौर से जो पावर और एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है वहाँ पर पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज तो हरे निशान में दिख रहा है शेयर ये, लेकिन दिक्कत ये है कि एक रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है, कहने की जो सेंटिमेंट खराब हुआ है उसका असर आ रहा है। लेकिन अडानी पावर में आज हम तेज़ी है और हमने 30 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील होते हुए भी देखे हैं। 32 लाख शेयरों के अडानी पावर में आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसके चलते ही 5% ये शेयर ऊपर आज ट्रेड कर रहा है 32.7 लाख। क्या सलाह होगी आपकी रवि? सेंटिमेंट वीक है, बिजनेस को लोग नहीं देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल मूड माहौल भाप के फैसले ले रहे हैं। अब चूंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से भी शेयर अभी ये गिर सकता है, इसके कोई खतरे आपको दिख रहे हैं या फिर अब निवेशित रहें? अब ये सलाह होगी आपकी। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है जिसका हार्ट मजबूत है, जो पैसे जो है वो पेशेंसली इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में इस तरीके की वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। अदानी ग्रुप में ना तो अभी यहाँ पर टेक्निकल काम आ रहे हैं और ना यहाँ पर फंडामेंटल काम आ रहा है। पूरा का पूरा जो न्यूज सेंटीमेंट है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, इसलिए हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर समय देना है तो आप रिस्क रिवॉर्ड, आपको मैं बता सकता हूं कि आप उस रिस्क को होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आप नहीं होल्ड कर सकते हैं तो आपको एग्जिट करना चाहिए। अभी 147.80 का रेट चल रहा है और ये 110 115 के भी लेवल यहाँ पर दिखा सकता है डाउन साइड पे। रही बात अपसाइड की, तो अपसाइड के मोमेंटम में जिस तरीके से आज ब्लॉक डील हुई है, 2 एक दिन डील हुई, तो वापस से 200 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। तो इतनी हाई वोलेटिलिटी है, तो मेरे हिसाब से अब आप स्टॉक पे अगर हैं, बने हुए हैं, आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं किया, आपने कैश में ट्रेड किया, तो मुझे लगता है थोड़ा समय यहां पर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए। अदानी पावर में ये राय आपको दी गई है। ट्विटर पर नंद कुमार साहू जी का सवाल आया है। टाटा स्टील इनके पास है, 176 शेयर्स हैं इनके पास, 122 के भाव पर इन्होंने टाटा स्टील लिया हुआ है। इस वक्त 111 के पास कारोबार कर रहा है स्टॉक। संतोष, आपकी क्या राय होगी इस स्टॉक में? हम देख पा रहे हैं जैसा कि 122 एग्जैक्टली वही लेवल है जहां से स्टॉक टूटना भी शुरू हुआ था।
इस वजह से इनको नुकसान भी हो रहा है इस स्टॉक में। टाटा स्टील पर अब आगे के क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे, क्या कुछ स्टॉप लॉस हो जाएंगे इन्हें? यस, टाटा स्टील की बात करें तो नतीजों के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग आई है स्टॉक में, लेकिन अब देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 110 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है और 105-6 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से 110 से 105 के एरिया में शायद बाइंग आ सकती है, तो आप 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हो। ऊपर लेकिन बाउंस बैक आता है तो इसको शायद इमीडिएटली 116 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये 116 निकालने में कामयाब हुआ तो वापस इनको 124 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कल भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो यही राय निकल के आ रही थी कि अगर ये 120-25 की रेंज में चला जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं पाल के चलनी चाहिए छोटी अवधि के निवेशकों को इसमें। कानपुर से राजकमल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजकमल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हमको जानना है इसका प्रोग्रेस कितना होगा, ये आएगा उस लेवल पे कि नहीं 89 पे? 89 पर आपने लिया। राजकमल जी कब की खरीद है आपकी ये? अरे हो गया थोड़ा, महीने 2 महीने हुए होंगे, महीना हुआ होगा। हो गया थोड़ा, लेकिन थोड़े से काम नहीं चलता राजकमल जी। अगर आप निवेशक हैं अगर तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए बाजार में। आप समय दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब कितना टाइम लग सकता है थोड़ा बढ़ने में, ये चीज एकदम डाउन हो गया ना। हाँ, आपके भाव से 10 रुपए नीचे आ गया। आपसे जानना चाहेंगे रवि, आपके शहर के बगल के ही हैं राजकमल जी, और 10 रुपए नीचे आया, थोड़े से परेशान है और ये परेशानी बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये चढ़े बहुत तेजी से थे और यूफोरिया का जब माहौल होता है तो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा दिखाई देता है, वही स्थिति थी सरकारी पीएसयू बैंकों में भी। अभी आपकी क्या राय होगी? यहाँ पे निवेशित रहें, इनके भाव आएंगे तो कब तक आएंगे, कितना समय दें इसको? अब देखिए राजकमल जी, अभिषेक जी से बिल्कुल जुड़े रहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी बात ये हम लोगों को लगती है कि अभिषेक जी के माध्यम से हमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। फिलहाल अभी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके 89 नहीं बल्कि मैं तो 95-98 के टारगेट देख रहा हूं, लेकिन समय लगेगा कम से कम यहाँ से 6 से 8 महीना। तो अगर स्टॉक देखा जाए तो काफी अच्छा है और ये बात सही है कि जब सभी बैंक चल रहे थे तो इसने भी बड़ी तेजी से छलांग लगा ली और तेजी में मोमेंटम में आ गया, तो नुकसान नहीं होगा। जो आपका नुकसान है वो वापस से भरपाई करेगा, यही स्टॉक करेगा। और अपसाइड के मोमेंटम में जैसे ही ये एक बार 90-92 रुपए का लेवल आता है तो एक बार जरूर पूछिएगा कि उस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं रखना। थोड़ा से हायर लेवल पे आपने खरीदा है लेकिन अभी यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, मुझे लगता है 72 के नीचे ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आएगा, तो आप अभी बने रह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 72 के आसपास का लगा दीजिए, उसके नीचे नहीं जाएगा और आपके लेवल्स भी आपको जल्द ही मुनाफा भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए, ट्विटर पर एक सवाल आया है रोहित जी का। आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं इनके पास, 300 शेयर्स 970 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है आरती इंडस्ट्रीज को, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको स्टॉक में। अब लगभग 550 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। संतोष, आपका क्या व्यू होगा आरती इंडस्ट्रीज पर? क्या और गिरावट दिख रही है आपको? और वैसे भी इनकी खरीदारी तो है वो काफ़ी हाई लेवल्स पर लग रही है, आपका क्या व्यू बन रहा है इस स्टॉक में? संतोष जी, आपसे सवाल है। ओके, चलिए, संतोष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि, आप सजेस्ट करिए। 970 पर इन्होंने लिया था, स्टॉक काफ़ी चला और 970 तो काफ़ी हाई लेवल्स हम देख पा रहे हैं चार्ट्स में है, काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली है, बट अब उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। आरती इंडस्ट्रीज क्या यहाँ से और ज़्यादा टूट सकता है? आपका क्या आउटलुक बन रहा है कंपनी पर? देखिए पूजा जी, मैं एक बार नंबर इसके जिक्र कर देता हूं तो शायद मिल पाएंगे। 2021 सितंबर में जाते हैं तो 772 करोड़ का प्रॉफिट, और आज अगर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 136 करोड़ का। तो आप अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग जो 44% जो एक साल में गिरा है उसके पीछे का रीजन यही है कि मार्केट में जो है वो फंडामेंटल अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप बने रह सकते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक आपको 480 लोअर साइड पे और अपर साइड पे 650 ये बीच में लेवल पे घूमता रहेगा, लेकिन आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर मेरा सजेशन है 160 के पास आते ही अट्रैक्शन बाय में आ जाता है और वो 250-300 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो यहां पर उसमें अच्छी खासी दमखम है। मुझे लगता है सवारी बदलिए, ट्रेन बदलिए, डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना है तो उसकी सवारी करिए जिससे कि आपको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज की जो ट्रेन है उससे आप उतर जाइए। उतरने की सलाह इसलिए भी आपको रवि दे रहे होंगे क्योंकि देखिए चीन में अनलॉक हो गया है, तो वहाँ पर अब तक जो इंडस्ट्रीज़ बंद थी वो खुल रही हैं। वो खुद भी एक स्पेशलिटी केमिकल में अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं घरेलू भारतीय कंपनियों के लिए जो इस सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज से निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा एक बढ़िया सॉलिड स्टॉक है, अच्छा बैंक है, मजबूत है, आप वहाँ पर अपने निवेश को शिफ्ट